आज के दौर में क्या मजदूर और किसान या निम्न वर्गीय उस लायक बच भी जाएंगे? जितना देर होता जाएगा कमजोर होते चले जाएंगे और सरकार की कोशिश भी यही है ताकि वो कमजोर होते जाए और विरोध करने की क्षमता उसमें खत्म होती जाए। जो नया लेबर कोड है उसके मुताबिक तो न ट्रेड बचेगी न ट्रेड यूनियन बचेगी, ये भी तय है। और लड़ने वाले भी नहीं बचेंगे, न लड़ने वाले बचेंगे मजदूरों के लिए। और मजदूर कहां से लड़ेगा? उनको दो वक्त की रोटी इतनी मुश्किल से मुहैया हो पाती है। जिस देश में 23 करोड़ मजदूर या जनता भूखे पेट सोती हो, एक वक्त का खाना खाती हो, क्या वो मजदूर अपने हक के लिए लड़ पाएगा? हायर एंड फायर, यानी कि जब कॉर्पोरेट का मन करेगा उस लेबर को रखेगा, जब मर्जी करेगा निकाल देगा। लेकिन इससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर उसमें और है मैम, जो सुरक्षा का सवाल है, जो सुरक्षा के प्रोविजन है, उसमें कहा गया है कि 200 के करीब जिस कंपनी में लेबर काम कर रहे हैं उसमें सुरक्षा के जो सरकारी प्रोविजन है उसको फॉलो करना उनके लिए कोई कंपलसरी नहीं होगा। मैं इसी स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं 25 अक्टूबर MIDC महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल एरिया में बोईसर में एक बॉयलर फटता है, रिएक्टर फटता है, जिसमें किस दर्दनाक तरीके से मजदूर की मौत होती है कोई टीवी वाला आपको नहीं दिखाया गया हो। इसी भारत में मोदी सरकार इलेक्ट्रल बॉन्ड नाम का एक इंस्ट्रूमेंट लेके आती है जिसके तहत राजनीतिक पार्टी को आप छुपा हुआ चंदा कितना भी दे सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं। 2018 से लेकर के 2022 तक में 10,791 करोड़ रुपए का चंदा कॉर्पोरेट की तरफ से दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टी को। गुजरात और हिमाचल का चुनाव है, मात्र 1 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच में 550 करोड़ रुपए से ज्यादा के बॉन्ड खरीद करके और पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया जाता है। इसी भारत में जहां पे 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पे टिकी है, उसको आप लेबर समझ लीजिए। 80 करोड़ कम से कम, मैं सरकारी आंकड़ा की ही बात करूंगा, जिनकी जो लेबर है उस लेबर को किस कौड़ी के भाव में कॉर्पोरेट के हाथ में बेचा जा रहा है एक तरफ से। दोस्तों नमस्कार। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, जो मोदी जी कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 142 से 62 नंबर पे आ गए। ये ईज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर है। इस किसी भी बड़े शहर में आप जाते हैं जहां बड़े बड़े बिल्डिंग देखते हैं, उस बिल्डिंग को अगर देखिए तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि उसमें किसी ना किसी मजदूर का खून जरूर लगा होगा। खैर, जो नया लेबर कोड आया है उसके खिलाफ में अलग अलग ट्रेड यूनियंस यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है, उसको रिपील करने की बात कर रही है। जिस तरह से किसानों के लिए जो कानून लाए गए थे और किसान अड़ गए और उसको सरकार को वापस लेनी पड़ी। लेकिन इसी भारत देश में करीब करीब आज की वक्त बात करें तो 50 करोड़ के करीब इनफॉर्मल लेबर्स है और भारत एक निम्न वर्गीयों का देश है। और जहां पे लेबर को एक्सप्लॉयट करने के लिए जो नया कानून लाया गया है, जो उस कानून पे आरोप लगा रहे हैं, हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ हैं अलग अलग ट्रेड यूनियन के लोग हैं। मैम जरा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। मैं इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये जो नया लेबर कोड है इस पे लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ा एक्सप्लॉयटेशन का मार्केट खुलेगा खासकर मजदूरों के लिए, तो ये किस तरह से आप लोग इसको देख रही हैं इस लेबर कोड को? ये लेबर कोड एक नहीं है, 4 हैं, ठीक है। और बेसिकली जो ये करने के लिए निकले हैं कि जो भी एक कानूनी संरक्षण मजदूर वर्ग ने लड़कर स्थापित किया था, लड़कर लिखवाए गए थे ये कानून, इसको पूरे तरह से ध्वंस कर और वो जो कोड आएंगे ना 4, वो कोड कुछ नहीं है, वो शोषण के कोड हैं। मैं 2 चीज़ कहना चाहती हूँ कि एक, जो तमाम संगठन बनाने और लड़ाई के अधिकार हैं, स्ट्राइक, हड़ताल, घेराव, धरना, प्रदर्शन, चंदा देना, या ये सारा का सारा ये ख़त्म करेगा IR कोड। और जो चौथा है ना, जो लगता है कि ज़्यादा डरावना नहीं है, सोशल सर्विसेज वगैरह का, वो असल में क्या कर रहा है कि जितनी सोशल सिक्योरिटी वर्किंग क्लास ने अपने लिए विन कर लागू करवाई थी, उसको ख़त्म कर कुछ जनरल सामाजिक इसमें घुसाड़ देगा। तीसरी चीज़ है कि जो टोटली अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर है, जो इंटाइटल्ड है कि श्रम कानून लागू किया जाए उस पर, उसको वो मतलब मानसिक रूप से तो ये कह रहा है कि भाई किसी के ऊपर लागू ही नहीं होता तो इसलिए कानून बेकार है। कानून बेकार तो इसलिए नहीं होता ना कि किसी के ऊपर लागू नहीं होता, इसका मतलब है सरकारें बेकार हैं, ठीक है। वो जो कानून है, उस कानून का संरक्षण जिन वर्कर को मिलना चाहिए, उनके ऊपर से ये छतरी को टोटली ख़त्म कर देना, ये कहकर कि अभी तक क्योंकि नहीं लागू हुआ, या आपके ऊपर लागू ही नहीं होता, या ये बेकार है, तो ये हम समझते हैं बहुत थरो अटैक है। हायर एंड फायर, यानी कि जब कॉर्पोरेट का मन करेगा उस लेबर को रखेगा, जब मर्जी करेगा निकाल देगा। लेकिन इससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर उसमें और है मैम,
जो सुरक्षा का सवाल है, जो सुरक्षा के प्रोविजन है, उसमें कहा गया है कि 200 के करीब जिस कंपनी में लेबर काम कर रहे हैं उसमें सुरक्षा के जो सरकारी प्रोविजन है उसको फॉलो करना उनके लिए कोई कंपलसरी नहीं होगा। मैं इसी स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं 25 अक्टूबर MIDC महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल एरिया में बोईसर में एक बॉयलर फटता है, रिएक्टर फटता है, जिसमें किस दर्दनाक तरीके से मजदूर की मौत होती है कोई टीवी वाला आपको नहीं दिखाया होगा। ये देखिए स्क्रीन पे कि किस तरह से एक मजदूर तरफ तरफ के उसकी जान जाती है, ना उसको टाइम पे इलाज मिल पाता है, ना उसको टाइम पे अगर ट्रीटमेंट मिल जाती तो उसकी जान बच जाती। लेकिन ये जो सुरक्षा की सारे प्रोविजन कहीं भी होना चाहिए, सरकार कह रही है 200 लेबर अगर किसी कंपनी के पास, तो उसको कोई जरूरत नहीं है, उसका कोई ऑडिट नहीं करेगा सुरक्षा का। ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है मैम। बिल्कुल सवाल ठीक है आपका। और असल में हम बताते हैं आपको, राजधानी दिल्ली के अंदर हम पिछले इफ्टू की तरफ से पिछले कम से कम 10 साल से लगातार इस सवाल को ले रहे हैं कि ये जो एक्सीडेंट्स हो रही हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, हमने बहुत सारे केसेस मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में लड़े हैं और वहाँ पर जितने ये वर्कर की डेथ हो रही है, ये 304A लगाकर तुरंत बेल देकर और मालिक को निकाल देते हैं। जब कोर्ट में जाता है तो दिल्ली सरकार प्रोसिक्यूटर के तौर पे खड़ी होती है, फाइन लेकर और हटा लेती है। हमारी मांग लगातार रही है कि नहीं, इसको सेक्शन 304 में केस रजिस्टर होना चाहिए कि ये बेलेबल नहीं होना चाहिए, इसके साथ क्रिमिनल नेग्लिजेंस का सवाल लगना चाहिए और इसके लिए सज़ा होनी चाहिए। आप फाइन नहीं लेंगे, फाइन लेते रहिए या नहीं लीजिए, आप जेल लीजिए, क्योंकि मालिक अगर 2-3 जेल जाएंगे तो जाकर ये सेफ्टी प्रिकॉशन लागू होने की प्रक्रिया शुरू होगी, तो जाकर ये लेबर इंस्पेक्टर्स वगैरह सीरियस होंगे। नहीं तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर बैठ के झक मारता है अपनी ऑफिस के अंदर और लेबर रोज़ मर रही है। और ये 50 वर्कर कम से कम 27 बोलते हैं, अब यानी 28 को उन्होंने प्रूव किया, फिर 5 एक्स्ट्रा बोले कि ये जल के मर गए मुंडका में, ठीक है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। ज़्यादातर औरतें थी। पता कैसे चला है कि भाई किसी की यहाँ किराएदार 4 दिन से घर नहीं आई, वो ढूंढने निकल आई। मतलब सिक्योरिटी का बहुत बड़ा बहुत इशू बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पे जनता को एक बात समझना पड़ेगा, इसी भारत में मोदी सरकार इलेक्ट्रल बॉन्ड नाम का एक इंस्ट्रूमेंट लेके आती है जिसके तहत राजनीतिक पार्टी को आप छुपा हुआ चंदा कितना भी दे सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं। 2018 से लेकर के 2022 तक में 10,791 करोड़ रुपए का चंदा कॉर्पोरेट की तरफ से दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टी को। गुजरात और हिमाचल का चुनाव है, मात्र 1 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच में 550 करोड़ रुपए से ज्यादा के बॉन्ड खरीद करके और पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया जाता है। इसी भारत में जहां पे 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पे टिकी है, उसको आप लेबर समझ लीजिए। 80 करोड़ कम से कम, मैं सरकारी आंकड़ा की ही बात करूंगा, जिनकी जो लेबर है उस लेबर को किस कौड़ी के भाव में कॉर्पोरेट के हाथ में बेचा जा रहा है एक तरफ से। लेकिन जब चंदा 100 करोड़ रुपए की बॉन्ड खरीद के कॉर्पोरेट देगी तो जाहिर सी बात है उनको सुविधा चाहिए, और सबसे बड़ी सुविधा जब वो काम करे उस काम को करने वाले लेबर का एक्सप्लॉयटेशन किया जाए। मैम कैसे बंद होगा? जिस तरह से कॉर्पोरेट चंदा दे रही है उनके लिए ही तो कानून ये सब बन रहा है। ठीक बात है, तो मजदूर वर्ग लड़ेगा। मजदूर वर्ग जो है अभी तक ये जब सब कह रहे हैं कि मजदूर वर्ग तो लड़ ही नहीं रहा, उसके बावजूद भी 4 लेबर कोड तो लागू नहीं हुए, तो ऐसा नहीं है, मजदूर वर्ग लड़ रहा है। इस तरीके इसके शायद फोटोकॉपी नहीं हो सकते किसान आंदोलन के तरीकों का, क्योंकि दूसरी परिस्थितियां हैं, काम की परिस्थितियां अलग हैं। और हमें लगता है कि ऐसा नहीं है, इसके खिलाफ आंदोलन विकसित हो रहा है, बढ़ रहा है, और 4 लेबर कोड को हम लागू नहीं होने किसान तो लड़ गए, लेकिन मजदूर कैसे लड़ेगा बताइए? बैठ सकती है 1 साल तक, 750 लोगों की जानें चली गई, ऐसा मैं कह रही हूँ नजर तो नहीं आ रहा देख के यहाँ पे। वैसे मैं कह रही हूँ आपको कि एक रूप हर आंदोलन नहीं लेता, ऐसा नहीं है। किसानी, वो ज़मीन वाले किसान थे, उनकी लड़ाई का तरीका अलग था, मज़दूरों का लड़ाई का तरीका अलग होगा। मैंने स्टेट से भी कहा कि ये हो सकता है स्टेट वाइज विकसित हो, ये हो सकता है कि यूनियन वाइज विकसित हो, ये हो सकता है इंडस्ट्री वाइज विकसित हो, पर है तो ना सही है कि 2020 में पास हुआ कानून ऑफिशियली तो अभी तक 22 में लागू नहीं हुआ है, ठीक है। ये अलग बात है कि वो क्या स्मगल इन कर रहे हैं, ये अलग बात है कि ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर के अंदर चरचरा दिया है सारा, उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, उसको जो है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भर दिया, आउटसोर्सिंग वर्कर भर दिया है। पर वर्कर लड़ेगा, वर्कर ये 4 श्रम कोड को ऐसे लागू नहीं होने देगा,
और हम समझते हैं कि जो वर्किंग क्लास के ऊपर हमला है, एकताबद्ध तरीके से एकता बनेगी और वर्कर इसको रद्द करेगा। खैर देखते हैं, जो नया लेबर कोड है उसके मुताबिक तो ना ट्रेड बचेगी ना ट्रेड यूनियन बचेगी, ये भी तय है। और लड़ने वाले भी नहीं बचेंगे, न लड़ने वाले बचेंगे मजदूरों के लिए। और मजदूर कहां से लड़ेगा? उनको 2 वक्त की रोटी इतनी मुश्किल से मुहैया हो पाती है। जिस देश में 23 करोड़ मजदूर या जनता भूखे पेट सोती हो, एक वक्त का खाना खाती हो, क्या वो मजदूर अपने हक के लिए लड़ पाएगा? और क्या उसको इतना कमजोर नहीं कर दिया गया है ताकि वो उठ के खड़ा ही ना हो सके? और सरकार जो जिसको चंदा मिल रही हो हजारों करोड़ रुपए का, क्योंकि आज के वक्त में 90% फंडिंग जो है बीजेपी को जा रही है, और वो मौजूदा सरकार हमेशा चाहेगी कि जितने भी कॉर्पोरेट हैं उसको चंदा देती रहे, सरकार यूं ही चलता रहे। क्या कह रही है मैम? मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप लोग अपनी शोज को इस नोट पे ना खत्म करें। याद रखें, चंदे से बड़ा हिम्मत होती है, एकता होती है। वियतनाम वॉर ने सिद्ध किया था कि अमेरिका नाक रगड़ता है, अफगानिस्तान ने सिद्ध किया कि अमेरिका नाक रगड़ता है। और ऐसा नहीं है, दुनिया का इतिहास है, दुनिया की धारा है कि साम्राज्यवाद हारेगा, मजदूर वर्ग और जनता का आंदोलन जीतेगा। मैडम ने कहा, लेकिन भारत तो हमेशा ही गरीबों और किसानों का देश रहा है, और जिस दिन गरीब और किसान वर्ग खड़ा हो जाता है, अच्छे अच्छे सरकारों की नींव हिला देती है, ये बात भी तय है। लेकिन आज के दौर में क्या मजदूर और किसान या निम्न वर्गीय उस लायक बच भी जाएंगे? जितना देर होता जाएगा कमजोर होते चले जाएंगे, और सरकार की कोशिश भी यही है ताकि वो कमजोर होते जाए और विरोध करने की क्षमता उसमें खत्म होती जाए। जाग जाइए, भारत के किसान और मजदूर इस भारत के निर्माता हैं। नमस्कार।